सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज हम क्या करेंगे, सॉलिड स्टेट का फुल चैप्टर करेंगे और कम से कम टाइम में करेंगे। आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है चैप्टर, लास्ट डे ऑफ मतलब एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप पढ़ रहे हो, तो भी ये चीज़ आपको मतलब चैप्टर बहुत कम टाइम में और समझ में आ जाएंगी। अधिकतर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं बता दूँगी, या फिर आप चैप्टर को पढ़ चुके हो और लास्ट टाइम में आपको रिवाइज़ करना है चैप्टर को, तो भी आप इस वीडियो को देखो। मतलब अगर आपने पहले वीडियो पढ़ी और लास्ट टाइम में अगर एक दिन का आपके एग्जामिनेशन में गैप है, तो आप पूरा बुक तो उठा करके पढ़ नहीं सकते हो। तो आप क्या करो, ये वीडियो को आप जा करके देख सकते हो, ठीक है। सो टाइम को वेस्ट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर सॉलिड स्टेट, ठीक है। देखो, सॉलिड स्टेट को स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जानना होगा कि सॉलिड क्या है। तो यहाँ पे लिखा है सॉलिड इज़ अ डिफाइन एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच पॉसेस रिजिडिटी एंड हैंस पॉसेस अ डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे सॉलिड को डिफाइन किया गया है कि सॉलिड क्या है, मैटर का वो फॉर्म है, ठीक है। मैटर जो होते हैं, मैटर के 3 फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। पर आपको पता होगा कि सॉलिड जो है वो मैटर का वो फॉर्म है जो रिजिड होता है, ठीक है। रिजिड का मतलब क्या है, रिजिड रिजिड होता है, ठीक है। रिजिड का मतलब है कठोर होता है, हार्ड होता है, ठीक है। आप उसका शेप नहीं चेंज कर सकते, वो क्या होता है, हार्ड होता है। और उसकी वजह से, उसकी हार्डनेस की वजह से उसके पास क्या होता है, एक डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से इस एग्जाम्पल को देखो, तो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों के एग्जाम्पल है। प्लाज्मा को थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, निगलेक्ट कर दो। यहाँ पे सॉलिड के एग्जाम्पल क्या है, कार है, ठीक है। तो कार क्या होता है, रिजिड होता है, मतलब इसका रिजिडिटी, रिजिड होता है, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिजिडिटी, ठीक है। जैसे फ्लूइड के अंदर प्रॉपर्टी होती है फ्लूइडिटी, कि वो फ्लो कर सकता है, पानी क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, तो इसको प्रॉपर्टी को बोलते हैं फ्लूइडिटी। तो वैसे ही जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिजिडिटी। और इसी की वजह से शेप उनका जो होता है वो डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इसका मतलब क्या है, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि इस फ़ोन को देखो ध्यान से, इस फ़ोन के शेप को आप चेंज कर सकते हो क्या, दबा के, मोड़ के, घुमा के? कभी नहीं कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते हो। पर अगर आप ध्यान दो तो आप इस बलून को देखो, इस बलून को थोड़ा सा आप कंप्रेस करोगे तो इसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। वैसे ही आप इस आइस का शेप नहीं चेंज कर सकते। जो ये पेड़ का आप देख रहे हो, मोटा टहनी है, उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये आप कलर्स देख रहे हो, इसका भी आप शेप नहीं चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कि एक एलिमेंट बना है गोल्ड, इसको भी मतलब ये क्या है, ये सॉलिड स्टेट में है, तब आप इसको नहीं चेंज कर सकते हो। अगर यही गोल्ड लिक्विड फॉर्म में होता तब तो आप इसको किसी भी शेप में ढाल सकते थे, पर एक बार ये सॉलिड फॉर्म में आ गया तो उसके बाद आप इसका शेप, मतलब आप इसको क्या नहीं कर सकते हो, इसका एक डेफिनेट शेप होगा और डेफिनेट वॉल्यूम होगा। यानी जैसे अगर आप वाटर को बॉटल के अंदर रखते हो, तो जिस बॉटल के अंदर रखोगे उस तरीके का शेप हो जाएगा। मतलब आपके पास 3 डिज़ाइन के बॉटल हैं और तीनों डिज़ाइन के बॉटल में आपने वाटर को भरा है, तो बॉटल के डिज़ाइन का वो पानी भी उस तरीके से भर जाएगा। पर ये गोल्ड का जो मतलब ये सॉलिड फॉर्म जिस गोल्ड को किया गया है, उसे आप किसी इन तीनों मतलब तीनों समझ लेते हैं 3 डब्बे हैं, और इन तीनों डब्बों में रखो तो ये शेप गोल्ड का यही रहेगा। ये आइस का जो सॉलिड शेप हो गया है यही रहेगा, ये कार का शेप यही रहेगा। आप किसी भी गराज में इस कार को रख दो, उस गराज का तो शेप नहीं ले लेगा ना ये कार, ठीक है। तो ये था सॉलिड स्टेट का डेफिनेशन। तो एक छोटा सा नोट कर लो, देखो एक बात कि देखो, हम लोग बोलते हैं कि कब सॉलिड फॉर्म, जैसे 3 फॉर्म में हमारे मैटर पाए जाते हैं, तो सॉलिड फॉर्म में कब पाया जाएगा हमारा मैटर, किस सिचुएशन में सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा? तो देखो, जब टेम्परेचर बहुत ही कम होगा, ठीक है। सॉलिड फॉर्म के लिए 2 नेट अपोजिंग फोर्स जो है वो वर्क करते हैं। पहला जो आता है वो आता है आपका थर्मल एनर्जी, और दूसरा जो होता है वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देखो यहाँ पे पहला है थर्मल एनर्जी
और दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जैसे सपोज करो यहाँ पे एक पार्टिकल है और यहाँ पे एक पार्टिकल है। जब भी मैं पार्टिकल कहती हूँ ना, तो पार्टिकल का मतलब समझ जाया करो कि वो आयन भी है, एटम भी है और मॉलिक्यूल भी है, ठीक है। तो यहाँ दो पार्टिकल है, ठीक है। थर्मल एनर्जी क्या चाहेगा कि ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाए। थर्मल मीन टेम्परेचर। अगर आप इसको टेम्परेचर दोगे तो ये पार्टिकल क्या चाहेंगे, ये पार्टिकल चाहेगा कि मैं इधर भाग जाऊँ, और ये वाला जो आपका पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल वो चाहेगा कि मैं इधर भाग जाऊँ। यानी कि फर्स्ट वाला पार्टिकल जो है वो लेफ़्ट साइड भागना चाहेगा और जो सेकंड वाला पार्टिकल है वो राइट साइड भागना चाहेगा, ठीक है। तो ये थर्मल एनर्जी टेम्परेचर को पा करके अपना डिस्टेंस क्या करेंगे, इंक्रीज़ करना चाहेंगे। जो डिस्टेंस पहले कम था, मीन्स कि आपका जो डिस्टेंस यहाँ पे ये छोटा डिस्टेंस था, वो अब इतना बड़ा डिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है थर्मल एनर्जी को पा करके, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स चाहता है कि ये दोनों पार्टिकल यानी कि 1 और 2 एक दूसरे के पास आएँ और पास आएँ। जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा पार्टिकल पास होंगे। जितने ज़्यादा पार्टिकल पास होंगे उतने ज़्यादा रिजिड होंगे और उनमें प्रॉपर्टी आएगी रिजिडिटी की। और अगर उनके अंदर प्रॉपर्टी आती है रिजिडिटी की तो उनकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होगा और वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो एक बारी पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो, अगर हमारे पास टेम्परेचर बहुत कम है, थर्मल एनर्जी को कम करने के लिए, टेम्परेचर वाली एनर्जी को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। और जैसे ही हम टेम्परेचर को कम करते हैं, हमारी थर्मल एनर्जी जो होगी वो क्वाइट लो यानी कि थोड़ी सी कम हो जाएगी। मतलब हमारी जो थर्मल एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी। थर्मल एनर्जी कम होगी, दूर जाना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते जाएगा, उतना ही स्ट्रांग होते जाएगा, ठीक है। पार्टिकल क्या चाहेंगे कि एक दूसरे के पास आए, ये पार्टिकल चाहेंगे कि एक दूसरे के पास आए, ठीक है। और जब इस सिचुएशन में ऐसा होगा, ठीक है, जब पार्टिकल पास आते हैं तो फॉर्म जो मतलब वो रिजिड होता है, ठीक है। जो भी आपका, जैसे देखो, अगर पार्टिकल बहुत पास पास में, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है, तो वो सब्सटेंस क्या होगा, रिजिड होगा और इसकी वजह से वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड स्टेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट, यानी कि सॉलिड के पास कुछ करेक्टर है भैया। ऐसा तो है नहीं पागल जैसा कि उसके पास कोई भी करेक्टर ना हो। हर इंसान, हर चीज़ के पास कुछ ना कुछ कैरेक्टर होता है, तो वैसे ही सॉलिड के पास भी अपना कुछ कैरेक्टर है। सॉलिड के पास जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिजिडिटी की। मैंने अभी बताया कि सॉलिड जो होते हैं रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है। उसके पास हाई डेंसिटी होती है, ठीक है, डेफिनिट शेप होता है, ठीक है, एंड डेफिनिट वॉल्यूम होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है। यानी कि अगर ये बॉक्स है सॉलिड का तो इसे आप कंप्रेस करके छोटा नहीं कर सकते हो। इसका जितना जितना ये सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, ये उतना ही सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करता रहेगा। तो हमने ये जाना कि सॉलिड के बारे में। अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन इनटू क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे सॉलिड्स हैं, ठीक है, हमारे जो सॉलिड है, ठीक है, हमारा सॉलिड है, इस सॉलिड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। हमारा जो सॉलिड है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला हो जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, यहाँ पे हो जाता है यहाँ फिर इसके बाद मैं लिख देती हूँ लाइन सॉलिड। और दूसरा हमारा हो जाता है अमॉर्फस सॉलिड, जो कि यहाँ पे अमॉर्फस लिखा हुआ है, आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है, अमॉर्फस, ठीक है, अमॉर्फस सॉलिड। तो ये सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले हमने देखा मैटर कितने फॉर्म में डिवाइडेड है, 3, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। फिर सॉलिड कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 2, कौन कौन से, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। तो हम देख लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि अमॉर्फस क्या होता है, इरेगुलर पैटर्न ऑफ आयन मॉलिक्यूल और एटम इन अ सॉलिड। पहले ही मैंने बताया है कि मैं पार्टिकल के अंदर आपका आयन भी आता है, ठीक है, पार्टिकल के अंदर आपका आयन भी आता है, पार्टिकल के अंदर आपका एटम भी आता है, ठीक है, और पार्टिकल के अंदर ही आपका मॉलिक्यूल भी आता है, ठीक है।
यानी कि आप पार्टिकल जब कहते हो तो आप उसको आयन भी ले सकते हो, वो आयन भी हो सकता है, वो एटम भी हो सकता है और वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि इरेगुलर शेप होगा, कोई शेप डेफिनेट कोई शेप नहीं है। जैसे आप क्यूब बोलो, ठीक है, तो ये क्यूब डेफिनेट शेप है, ये पहले ही मतलब एक इसका फिक्स शेप है। आप कह सकते हो कि इस शेप का है, आप उस शेप का नाम बता सकते हो, पर एमॉर्फस सॉलिड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है जिसका आप नाम बता सकते हो। वही आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखोगे तो इसका रेगुलर शेप होता है, ठीक है। अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं ना वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई पैटर्न वो फॉलो भी करते हैं ना तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए फॉलो करते हैं। इसको हम समझते हैं, जैसे देखो मान लो कि अमॉर्फस सॉलिड अगर एक पैटर्न फॉर्म कर मतलब फॉलो कर रहा है, वो है ए ए बी बी सी सी, फिर ए फिर बी बी, फिर ए और डी आ जाएगा। यानी कि यहाँ पैटर्न तो फॉर्म हुआ, ए पहले ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर देखो यहाँ से फिर रिपीट होना शुरू हो गया ए बी, पर ये पैटर्न यहाँ पे ए डी यहाँ पे टूट गया। यानी कि ये पैटर्न पूरा रेगुलर नहीं फॉलो कर पा रहा है। ये पैटर्न एक बार यहाँ पे फॉलो हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक पैटर्न था ए बी सी, फिर स्टार्ट हो गया ए बी, पर यहाँ पे ये ए डी आ गया, जबकि यहाँ सी आना चाहिए था। तो एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं फॉलो करता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर फॉलो करता है, ठीक है। जबकि आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या करता है? लॉन्ग रेंज यानी कि लार्ज रेंज ऑफ ऑर्डर फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि ये फॉलो करता है ए बी सी, तो फिर ए बी सी आएगा, फिर आएगा ए बी सी, फिर आएगा ए बी सी, फिर आएगा ए बी सी। तो उसके बाद भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्या आएगा? ऑफ कोर्स ए बी सी। यानी कि एक साइड को देख के आप दूसरा वाला साइड प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कैसा होगा, ठीक है। जबकि यही चीज़ आप एमॉर्फस सॉलिड में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। इसकी मेल्टिंग पॉइंट, जो एमॉर्फस सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट होती है, एक रेंज में होती है, कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका एक रेंज नहीं होता है, कोई भी रेंज नहीं होता है। मतलब उसका क्या होता है? एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे वो क्या होता है? वो मेल्ट करता है। इसी को बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एमएफएस सॉलिड का कोई नो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न, इसका डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है। ऑफ कोर्स ये भी किसकी वजह से होता है? मेल्टिंग पॉइंट की वजह से। एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे कहा गया है ग्लास इसका एग्जाम्पल है। अच्छा, ग्लास तो एग्जाम्पल है ही, पर किसी नाम के आगे भी, जैसे किसी नाम के पीछे भी ग्लास आता है तो वो सब्सटेंस भी अमॉर्फस सॉलिड होगा। जैसे क्वार्टर्स ग्लास, तो क्वार्टर्स ग्लास क्या है? अमॉर्फस सॉलिड है। और क्वार्टर्स क्या है? क्वार्टर्स एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल हो गया डायमंड। आप देखो अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं उनमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है आइसोट्रॉपी, ठीक है। और ऐसी प्रॉपर्टी पाए जाने वाले सब्सटेंस को आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस कहते हैं। मतलब जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे सपोज करो अमॉर्फस सॉलिड में कोई प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी सारे डायरेक्शन में सेम होगी, इसी को बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। आइसो मीन्स सेम, ठीक है, आइसो मीन्स सेम। यानी कि अमॉर्फस सॉलिड्स में जो भी प्रॉपर्टी होती है वो सारे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? सब डायरेक्शन में सेम होती हैं। जबकि यहाँ पे लिखा है एन आइसोट्रॉपी, यानी कि यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड में सारे डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम नहीं होती हैं। तो ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी है ना, इसको स्टार मार्क करो। मतलब मैं शॉर्ट कह सकती हूँ यहाँ पे कि अगर आपका पेपर हो रहा है तो आइसोट्रॉपी और एन आइसोट्रॉपी के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा, ज़रूर। मतलब मैं कह सकती हूँ कि 99% चांस है कि आपको इससे क्वेश्चन पूछे जाएँ। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना बच्चों, हमारा जो यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड दिख रहा है, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिवाइड किया गया है कितने तरीके के? 4 तरीके के सॉलिड्स में डिवाइड किया गया है। मतलब ये कि जो भी, अब हम अमॉर्फस की बात यहाँ नहीं करेंगे, पूरे चैप्टर में हम क्रिस्टलाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 पार्ट में डिवाइडेड है। वो आयनिक सॉलिड हो सकता है, मॉलिकुलर सॉलिड हो सकता है, कोवलेंट सॉलिड हो सकता है और मेटेलिक सॉलिड हो सकता है। इसको याद करने का एक तरीका है IMCM, ठीक है। मैं CM हूँ, हर व्यक्ति अपना CM होता है, ठीक है। तो IMCM, I मतलब आयनिक, M मतलब मॉलिकुलर, C मतलब कोवलेंट, M मतलब मेटेलिक,
ठीक है। तो आयनिक सॉलिड यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 4 तरीके के ये सॉलिड्स हैं उनमें पार्टिकल कौन है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है, और उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ठीक है। मेनली हमें यही देखना है कि मतलब कि वहाँ पे ये 4 मतलब यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसमें ये 4 तरीके के जो सॉलिड्स हैं, ठीक है। मतलब देखो तुम लोग बात को ध्यान से समझो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाना चाहूँगी। देखो आपकी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड में शॉर्ट यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला आयनिक सॉलिड हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया मॉलिकुलर सॉलिड, ओके, एंड थर्ड वन इज कोवलेंट सॉलिड, ठीक है, एंड फोर्थ हो गया मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली इन चारों सॉलिड के बारे में हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है, यानी कि जब आयनिक सॉलिड होगा तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, जब मेटेलिक सॉलिड होगा मॉलिकुलर सॉलिड होगा तो वहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होगा, वैसे ही कोवलेंट में कौन होगा और मेटेलिक में कौन होगा। फिर हमें क्या पढ़ना है कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग फोर्सेस, यानी कि किस तरीके का बॉन्ड बन रहा है इन चारों के अंदर, ठीक है। तो आयनिक के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इस टेबल को थोड़ा सा लर्न कर लेना है, ठीक है, दिमाग में बिठा लेना है, कुछ नहीं है यार, सिंपल चीज़ें हैं। यहाँ पे फोर्स कौन सा है, कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 पार्ट में डिवाइडेड है, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको पता है नॉन पोलर कौन होते हैं, इनर्ट गैसेज होते हैं, और इनर्ट गैसेज के अलावा आपको हो जाता है H2, Cl2, N2, ये जितने भी हैं वो क्या है नॉन पोलर है, इनके अंदर पोल नहीं बनता है, ठीक है। तो इनके अंदर कौन होगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, भैया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वही नोबल गैसेज होंगे, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ पे कैसा बॉन्डिंग होगा, मतलब आपको लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस मिलेंगे, ठीक है। पोलर के अंदर क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पोलर मॉलिक्यूल होगा, इसके अंदर कौन से बॉन्ड पाए जाएंगे, डाइपोल अट्रैक्शन पाया जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर मॉलिक्यूल कौन होगा, H होगा, F होगा, O होगा, N होगा, और कैसा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कोवलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, और इसके अंदर कौन आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, एटम होगा। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। मेटेलिक सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होंगे, और यहाँ पे बॉन्ड कौन सा होगा, मेटेलिक बॉन्ड होगा। और ये वाले जो पॉइंट्स आपको टेबल के अंदर दिख रहे हैं ना, जो ये वाले मेरे जो पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ठीक है, तो इन पॉइंट को अधिकतर लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, जो सब छोड़ते हैं ना, अगर जो इंसान जो सब छोड़ता है, मतलब आपको मैं बोलूँ कि अगर 80% स्टूडेंट जो चीज़ छोड़ देते हैं ना, वो टॉपर स्टूडेंट कभी नहीं छोड़ता है, ठीक है। यानी कि आपको पता तो नहीं कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं और इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक बारी लर्न नहीं करना है, एक बारी देख लेना है, ठीक है, समझ लेना है, और आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। इस टेबल को आप क्या करो, 2 से 3 बारी देख लो, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। पर हाँ, छोड़ना नहीं है, क्योंकि याद रखना कि टॉपर स्टूडेंट क्या करता है, वो चीज़ देखता है जो 80% स्टूडेंट्स नहीं देखते हैं। यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, देखो हमारे पास क्या हुआ है, अब हम पढ़ेंगे यूनिट सेल के बारे में, ठीक है। तो इस टेबल को देखने से पहले मैं एक छोटा सा चीज़ समझा देती हूँ, वेट कर। तो देखो यहाँ पे देखो यूनिट सेल क्या होता है, जैसे देखो अगर आपको मैं बोलूँ कि एक दीवार है, ठीक है, एक वॉल है, तो ये वॉल क्या मतलब किस चीज़ से बना होगा, ये वॉल जो है वो छोटे छोटे ईंटों से मिलकर के बनता है, ठीक है, छोटे छोटे ईंटों से मिलकर के ये वॉल बनता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस वॉल का फंडामेंटल यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट मतलब ये वॉल किस किस चीज़ को मिलकर के बना है, तो आप क्या कहोगे, ब्रिक से बना है। अगर आपकी बॉडी कहा जाए, ठीक है, आपकी बॉडी का फंडामेंटल यूनिट कौन है, आपकी बॉडी का जो फंडामेंटल यूनिट है ना, वो सेल है। मतलब ये कि आपकी बॉडी सेल से मिलकर के बना है। आपकी ये बॉडी है, तो ये बॉडी जो है वो पूरी सेल से ही तो बनी है ना, ठीक है। तो वैसे ही कोई भी क्रिस्टल किस से मिलकर बनता है, यूनिट सेल से मिलकर बनता है। यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंट्रल यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो आपके पार्टिकल्स होते हैं ना, प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो
क्या होता है कि जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है ना, ध्यान से देखो, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं, ठीक है। कहाँ पार्टिकल होते हैं? कॉर्नर पे। देखो हर कॉर्नर पे, ये फर्स्ट कॉर्नर है तो यहाँ पार्टिकल है, ठीक है। ये फर्स्ट कॉर्नर है तो यहाँ पार्टिकल है, ये सेकंड कॉर्नर है तो यहाँ पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल है थर्ड कॉर्नर पे, फोर्थ कॉर्नर पे, फिफ्थ कॉर्नर पे, सिक्स्थ कॉर्नर पे, सेवेंथ कॉर्नर पे और एट कॉर्नर पे। हर कॉर्नर पे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। पार्टिकल मतलब फिर बोल रही हूँ एटम, आयन, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो सेंट्रल यूनिट सेल होता है वहाँ पे पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं और अलग जगहों पर भी होते हैं। जैसे बॉडी सेंटर इसका एग्जांपल है, फेस सेंटर इसका एग्जांपल है और इंड सेंटर इसका एग्जांपल है। चलो देखो कैसे, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। कॉर्नर्स पे क्या है? पार्टिकल्स हैं। ये पहला पार्टिकल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां एंड 8 वाला पीछे है, ठीक है। इसके अपोजिट पीछे, ठीक है। 8वां दिख नहीं रहा है और बीच में ये आपको बॉडी के अंदर एक पार्टिकल दिख रहा है, मतलब ये बीच में है, ठीक है। क्यूब के अंदर मिठाई रखी हुई है, एक बीच में है, तो इसको आप क्या बोलोगे? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो कॉर्नर्स के अलावा ये कहाँ पे है? बीच में है, तो ये क्या है? ये भी आपका एक प्रकार का यूनिट सेल है। कैसा यूनिट सेल है? सेंट्रल यूनिट सेल है। वैसे ही मैं बात करूँ फेस सेंटर, तो फेस सेंटर में क्या होता है? देखो यहाँ पे कॉर्नर्स पे बन गए यूनिट सेल, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, कॉर्नर्स पे तो यूनिट सेल होंगे ही, पर मतलब हर फेस के सेंटर पे भी होगा। यानी कि ये एक आपको दिख रहा है, ये एक फेस है, ऊपर का ये फेस है ना, तो इस फेस के सेंटर पे यानी कि यहाँ पे एक यूनिट सेल होगा। ये वाला एक फेस दिख रहा है, ठीक है, इसके सेंटर पे एक यूनिट सेल होगा, ठीक है। ये वाले के फेस पे भी एक यूनिट सेल होगा, इसके भी, इस फेस पे भी होगा, इस सामने वाले फेस पे भी होगा और पीछे वाले पे भी होगा, ठीक है। तो कुल मिला कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 फेस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला हो गया फेस सेंटर, ठीक है। इंड सेंटर्ड भी ऐसे ही होता है, ठीक है। इंड सेंटर्ड क्या होता है? देखो इंड सेंटर्ड में ना, अगर आपके पास जैसे इंड सेंटर में क्या होता है कि कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, पर दो, जैसे मेरे पास 6 फेस है ना, 6 फेस है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? कोई भी 2 अपोजिट फेस में से एक फेस पे होगा, ठीक है। यानी कि 3 फेस पे होगा। कितने फेस पे होगा? 3 फेस पे होगा। यानी कि एक लेफ्ट ये वाला फेस है और एक ये वाला फेस है, इन दोनों फेस में से किसी एक फेस पे होगा, ठीक है। ये ऊपर नीचे वाले फेस में से किसी एक फेस पे होगा और आगे पीछे वाले फेस में से किसी एक फेस पे होगा। यानी 2 अपोजिट फेस में से किसी एक फेस पे होगा, यानी कुल मिला के वो 3 फेस पे होगा। कॉर्नर्स पे तो होगा ही और 3 फेस पे भी होगा। कौन? इंड सेंटर्ड। यहाँ पे देखो जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ठीक है, उसको सिंपल सेल भी बोलते हैं। आपको पता है, जैसे देखो एक, ये मैं बोल रही थी ना कि मेरा ये एक पार्टिकल है, तो इस 8 पार्टिकल को 8 यूनिट सेल शेयर करते हैं। यानी यहाँ एक यूनिट सेल होगा, यहाँ एक यूनिट, इसके पीछे और 2 यूनिट, और मतलब नीचे 4 हो गया, ऊपर भी 4 यूनिट सेल, ठीक है। तो एक यूनिट सेल को कितने, एक पार्टिकल को, सॉरी यूनिट सेल नहीं, देखो मैं फिर से बताती हूँ, देखो इसको मिटाओ पहले। देखो कहने का मतलब क्या है, सुनो। कहने का मतलब है कि सपोज़ करो ये आपका एक पार्टिकल है, थोड़ा सा छोटा ये पार्टिकल है, ठीक है। इस पार्टिकल को 8 यूनिट सेल शेयर करते हैं। कितने यूनिट सेल शेयर करते हैं? इस पार्टिकल को 8 यूनिट सेल शेयर करते हैं, ठीक है। इधर से 8 पार्ट में मुझे डिवाइड करना होगा। 4 हो गया, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 पार्ट में डिवाइडेड हो गया। तो ये एक पार्ट दिख रहा है ना, एक पार्ट एक यूनिट सेल यहाँ पे होगा, ठीक है। दूसरे वाले पार्ट में दूसरा यूनिट सेल, तो 4 नीचे यूनिट सेल शेयर करते हैं और 4 ऊपर, यानी एक पार्टिकल को 8 यूनिट सेल शेयर करता है। तो एक यूनिट सेल में कितना शेयर होगा? तो आप देखो एक यूनिट सेल में कितना शेयर होगा, ज़रा देखो। 8 इंटू 1/8, 8 इंटू 1/8 करोगे तो कितना आएगा? 8 से 8 कैंसिल और 1, यानी कि एक यूनिट सेल कितना शेयर करता है? 1।
वैसे ये बॉडी सेंटर का करके देखोगे तो कितना आएगा, एक तो कॉर्नर वाला हो गया और एक पार्टिकल पूरा होल पार्टिकल बॉडी के अंदर होता है तो यहाँ पे 2 हो गया। फेस सेंटर्ड में क्या होगा, एक तो कॉर्नर वाले का 1 पहले ही मैंने कर दिया तो 1 हो गया। और हर फेस पे कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ये इस तरीके से, ठीक है, मैं थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल है, ठीक है, तो इसके बगल वाला भी तो शेयर करेगा ना जो क्यूब होगा। तो एक पार्टिकल को कितने यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं, 2 यूनिट सेल, ठीक है। तो 6 × 1/2 करोगे, ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, ये 3। और कॉर्नर्स के लिए मैंने पहले ही बोला था कि 1, वहाँ पे मैंने फर्स्ट वाला सॉल्व करवाया था। तो कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स हुए पर यूनिट सेल फेस सेंटर्ड में, 4, ठीक है। तो इसको लर्न करना है, ये 1, 2, 4 न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प करते हैं, थियरी में भी हेल्प करते हैं। तो अब इस टेबल को देखने के लिए हमारे पास पूरा ज्ञान हो चुका है। तो देखो यहाँ पर 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट, यस, ये वाली टेबल थी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यूनिट सेल हो गया ना, तो जो यूनिट सेल होते हैं लिखा है यहाँ पे कि द यूनिट सेल आर करेक्टराइज बाय 6 पैरामीटर। 6 पैरामीटर से यूनिट सेल डिफरेंट होते हैं। वो 6 पैरामीटर क्या है, 3 एक्सियल लेंथ है और 3 एक्सियल एंगल। यानी कि एक्सियल लेंथ में आप क्या क्या कहोगे, आप कहोगे लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और एक्सियल एंगल में क्या कहोगे, अल्फ़ा, बीटा और गामा। यानी कि जैसे आपका जो यूनिट सेल होता है वो क्यूबिक शेप का भी हो सकता है। क्यूबिक शेप का कब होगा, जब A=B और B=C होगा। और एक्सियल एंगल में अल्फ़ा बीटा और बीटा गामा और गामा 90 डिग्री। टेट्रागोनल शेप का कब होगा, जब A=B बट B=C होगा। एक्सियल एंगल क्या होगा, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा एंड गामा ऑल्सो 90। ऑर्थोरोम्बिक कब होगा, A=B, B=C, ठीक है। और एक्सियल एंगल होगा अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा एंड गामा ऑल्सो 90। मोनोक्लिनिक कब होगा, A=B, B=C, अल्फ़ा गामा एंड गामा 90 बट बीटा =90, ठीक है। तो इस तरीके का सिचुएशन, तो क्या करना है, ये टेबल पढ़ लेना, ठीक है। टोटल 7 तरीके के यूनिट सेल होते हैं, ठीक है। और ये एग्जाम्पल भी हो सके तो लर्न कर लेना, ठीक है। वैसे ये बहुत मुश्किल होता है ये वाले एग्जाम्पल्स लर्न करना, बट आप क्या करोगे, एक पेपर लोगे और चिपका दोगे अपने सामने वाले दीवार पे। लर्न होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं होगा तो छोड़ देना, ठीक। अब देखो मैं एक बात बता देती हूँ यहाँ पे कि ये 7 यूनिट सेल हैं। ये 7 यूनिट सेल को आप क्रिस्टल सिस्टम कहो या फिर क्रिस्टल हैबिट्स कहो, ठीक है। इन 7 यूनिट सेल को क्रिस्टल सिस्टम भी कहते हैं और क्रिस्टल हैबिट भी कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, मैं लिख दूँ क्या, ओके। सो इन 7 को क्या कहते हैं, इन 7 को कहते हैं क्रिस्टल सिस्टम, ओके, सिस्टम। और आप क्रिस्टल हैबिटाट भी कह सकते हो, क्रिस्टल हैबिट्स, ठीक है, ये भी कह सकते हो। क्रिस्टल सिस्टम और क्रिस्टल हैबिट्स, इन 7 सिस्टम्स को कहते हैं, ठीक है। इन 7 सिस्टम से क्या होता है, 14 लेटर्स बनते हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों। मैं कहाँ लिखूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, टिक मार्क कर लो, ये एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। जो 7 आपके दिख रहे थे, पहले देखो लर्न करो, पढ़ो, मतलब द 14 लेटिस करस्पॉन्डिंग टू 7 क्रिस्टल सिस्टम आर नोन एज अ ब्रावेस लेटिस। यानी कि 14 लेटिस बनते हैं जो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में ना, उससे 14 लेटिस बनते हैं जिनको आप ब्रावे लेटिस कहते हो। तो ये 14 जो लेटिस होते हैं उनको क्या कहते हैं, ब्रावे लेटिस। ये आएगा आपके एग्जामिनेशन में, लिख ले लो, मतलब 90% आपके चांसेस हैं। अब मैं बात करूँगी कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, देखो भैया मैं लिख देती हूँ टर्म, इतना कंफ्यूज मत हुआ करो तुम लोग। कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, ये टर्म क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एक बहुत लाइन फेमस है,
वो लाइन क्या है तुम लोग पहले सोच लो, उसके बाद मैं बताती हूँ। इससे रिलेटेड एक लाइन फेमस है कि हमारे पड़ोसी हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे देखो, सपोज़ कर लो, मान लेते हैं यहाँ पे एक स्पेयर है, यहाँ पे एक स्पेयर है, यहाँ पे एक स्पेयर है, यहाँ पे ये स्पेयर है। ये क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन है, क्योंकि एक डायरेक्शन में क्या है, पैकिंग है। तो यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो इसके पड़ोसी इसके कोऑर्डिनेशन नंबर है। इसके पड़ोसी कौन है? ये है और ये है, यानी कि 1 और ये वाला 2, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। अगर यहीं पर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन होता, यानी कि लेंथ भी है इसमें और ब्रेथ भी है इसमें, ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया, और इसका पूछा जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो इसको कितने स्पेयर्स टच कर रहे हैं? 1 2 3 और ये 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या है? 4 है। कितना है? 4 है। ठीक है, तो हमारे पड़ोसी हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब देखो, ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनने वाला है, तो मैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन नहीं समझाऊंगी, क्योंकि उसमें कुछ रखा ही नहीं है। देखो, क्वेश्चन आते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में, ठीक है, और 3 डायमेंशन में क्या बनते हैं? वॉइड्स बनते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड। जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो 4 स्पेयर से मिलके बनते हैं, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो 6 स्पेयर से मिलते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड का नाम टेट्राहेड्रल वॉइड इसलिए है क्योंकि वो टेट्राहेड्रल शेप ले लेता है जब 4 स्पेयर मिलते हैं, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नाम ऑक्टाहेड्रल इसलिए है क्योंकि वो जब 6 स्पेयर से मिलके बनता है तो ऑक्टाहेड्रल शेप ले लेता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिर्फ 3 डायमेंशन की बात करूँगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उतनी टाइम है नहीं कि मैं आपको सब बताते फिरूँ। ओके, तो चलो देखो, मैं तुम लोग को बताती हूँ। सबसे पहले क्या होता है क्लोज पैकिंग में? क्या होता है, देखो, क्लोज पैकिंग जो होती है वो 3 डायमेंशन में मैं बात कर रही हूँ। कितने में? 3 डायमेंशन में। पहला होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, और दूसरा होगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो अरेंजमेंट होता है वो होता है A B, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो अरेंजमेंट होता है वो होता है ABC। क्या होता है? ABC, यानी कि 3 टाइप के पार्टिकल्स हैं, इसमें 2 टाइप के पार्टिकल्स हैं। दोनों के अंदर जो आप कह सकते हो कि आपकी मैक्सिमम पॉसिबल स्पेस कितना फिल हुआ है, इसके अंदर भी 74% होगा और इसके अंदर भी 74% होगा। ठीक है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। ठीक है, एम्प्टी स्पेस इसके अंदर भी 26% होगा और इसके अंदर भी 26%। देखो, मैंने 74% क्या बोला? 74% बोला पैकिंग फ्रैक्शन, यानी कि कितने, जैसे एक बॉक्स है तो एक बॉक्स के अंदर कितना स्पेस भरा हुआ है, तो 74% स्पेस भरा हुआ है और 26% स्पेस खाली है। ठीक है, मैंने बोला कि मैक्सिमम पॉसिबल स्पेस ऑक्यूपाई 74% है और मिनिमम एम्प्टी स्पेस कितना है आपका? 26%। देखो, कोई भी आप पैकिंग करोगे तो आप क्या चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह भरा हो और कम से कम जगह खाली हो। ठीक है, यही तो होती है। अगर आपको बैग भरना है, मतलब अगर बैग की पैकिंग करनी है, तो आप क्या चाहोगे? ज़्यादा से ज़्यादा सामान उसके अंदर आ जाए और कम से कम जगह क्या हो? खाली हो। देखो, यहाँ पे ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज देख लो। नंबर ऑफ वॉइड फिल्ड एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जितना मतलब नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा किसी भी क्रिस्टल के अंदर। नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द क्लोज पैकिंग, जितने पार्टिकल क्लोज पैकिंग में होंगे उतना नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। अगर वो सिंपल क्यूबिक है तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? 1 है, यानी कि इसका नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, अगर वो फेस सेंटर्ड है तो इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं प्रेजेंट क्लोज पैकिंग में? 4, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? 4 होगा। अगर वो बॉडी सेंटर है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे क्लोज पैकिंग में? 2, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? 2। अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड पे। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है? डबल द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी कि अगर आपको, आप कह सकते हो एक तरीके से कि डबल द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द क्लोज पैकिंग, यानी कि अगर सिंपल क्यूबिक में 1 पार्टिकल प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा? 2, क्योंकि 1 × 2 कर दोगे डबल हो जाएगा। ठीक है,
अगर फेस सेंटर में टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है, पार्टिकल 4 है तो वॉइड कितना होगा इंटू 2, क्योंकि डबल होता है तो कितना होगा 8 होगा। यहाँ पे बॉडी सेंटर में कितना होगा इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो इस फॉर्मूले को देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। रेडियस रेशियो मतलब रेडियस रेशियो का एक फॉर्मूला है कि रेडियस ऑफ द कटायन टू द रेडियस ऑफ द अनायन। ये फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर मैंने बता दिया कि आप लर्न कर लो, ठीक है। अब मुझसे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम थोड़ा पैकिंग फ्रैक्शन बता दो उसका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का लिख लो एक बारी, ठीक है, मैं लिखवा देती हूँ। ओके, सो सिंपल कह रही हूँ, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो होता है 52.4%, ठीक है। 52.4%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नए पेज पे बताती हूँ, ठीक है, मैं नए पेज पे बताती हूँ। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो होता है वो होता है 52.4%, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने मन मंदिर में बिठा लो अच्छे से, नहीं बैठ रहा है फिर भी बैठाओ। उसके बाद बात करते हैं किसकी, फेस सेंटर, ठीक है, फेस सेंटर यूनिट सेल की। सो इसमें होता है 74%, ठीक है, 74%। और अगर आप परसेंट में ना कन्वर्ट करो तो आप कह सकते हो 0.74, ठीक। अगर आप बॉडी सेंटर यूनिट सेल का कहोगे तो परसेंट में बोल दूँ तो 68% होगा, ठीक है, और परसेंट में नहीं बोलूँ तो 0.68 होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ये याद करना है। ये भी वही 52.4% है, परसेंट में नहीं लिखना चाहते हो तो 0.524 होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है कि रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल होता है 0.225 आर, ठीक है। ये क्या होता है, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। और रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होता है 0.414 आर, ठीक है। तो आपको पता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉलर होता है देन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो अगर स्मॉल में कौन जाता है, स्मॉल वॉइड में कौन जाता है, कटायन जाता है स्मॉल वॉइड में, क्योंकि कटायन का साइज छोटा होता है, कटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन हटा है, तो कटायन स्मॉलर वॉइड में जाएगा। तो किस में जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा। लार्जर मतलब अनायन किस में जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट भी याद रखना। अब इस चैप्टर की जान आन बान शान आप कह सकते हो, एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लो, मतलब इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। आप डेंसिटी कैसे फाइंड करोगे, जेड इंटू एम, ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला, ठीक है, ये वाला बॉक्स वाला, जेड इंटू एम अपन में ए क्यू इंटू एन नॉट, ठीक है। यहाँ पे z क्या है बच्चों, z है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, ठीक है। m क्या है, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, a क्या है, एज ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जब यूज करोगे ना तो kg/m³ में आंसर आएगा, ठीक है। आपको होता है 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपका जो a है, ठीक है, अगर आपका जो a है वो पिकोमीटर में हो गया तो पिकोमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, 10⁻⁻30 से इंटू कर दोगे यहाँ पे, तो ये आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर ये आपका पिकोमीटर में है तो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला आप देख लेना, लर्न कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चा आपका डिफेक्ट, ठीक है। तो डिफेक्ट बहुत थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मैं 10 मिनट की वीडियो डिफेक्ट पे बना दूँगी, आज के लिए बस इतना ही। पर आप मतलब आपका ना 95% चैप्टर हो चुका है, सिर्फ 5% चैप्टर बचा हुआ है जो कि मैं 10 मिनट के अंदर करा दूँगी। ओके सर, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।